हेलो नमस्कार भाइयों बहनों। एग्जाम बंधु एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं कि बेहतर महसूस कर रहे हो। अपना एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहे हैं। अगले 3 दिन तक एग्ज़ाम चलेंगे। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब ने जिस प्रकार के निर्देशन दिए हैं उस हिसाब से 3 दिन तक हमें मतलब जो प्रश्न पत्र हो रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। तो अपने PYQ सीरीज़ का ये समझ लो आखिरी वीडियो है। और इसके बाद जैसे ही पेपर समापन हो जाएंगे तो उसके बाद आपको हम बताएंगे कि अपने पढ़ाए हुए मैटर में से कौन से PYQ रिपीट हुए हैं। और वही है कि सिलेबस आधारित PYQ लिए तो ये बातें हैं, रिपीट तो होंगे क्वेश्चन। लेकिन 3 दिन दौरान हम इसके बारे में हम क्या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला कुछ नहीं बताएगा। तो अपने आज क्या है 120 क्वेश्चन ले रहे हैं ज्योग्राफी का। और ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपके पास है 700 क्वेश्चन का संग्रह हो जाएगा। तो इनको यदि आपको 21 या 20 तारीख को एग्ज़ाम है, यदि आपने पीछे वाले 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप 1.5 की स्पीड में करके देख लेना। तो निश्चित आपको मतलब ज्योग्राफी में राजस्थान के भूगोल में निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। और आप अपना जो स्कोर है वो बेहतर कर पाओगे 20 क्वेश्चन में से। यदि ये वीडियो पाँचों वीडियो देख लेते हो तो समझ लो कि PYQ यदि रिपीट हो जाते हैं तो आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा लोगे। ये बात है। तो अपने सीधे आते हैं क्वेश्चनों पे। ऑप्शन ए 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती है। क्या पूछ रहा है 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती है। ऑप्शन ए है गंगानगर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है बांसवाड़ा, ऑप्शन डी है अलवर। तो क्या है जून के समय में बांसवाड़ा जिला, जहाँ से बांसवाड़ा और डूंगरपुर से क्या है कर्क रेखा गुजरती है। जून के महीने में सूर्य की किरणें वो पड़ती है, वो कहाँ पड़ती है बांसवाड़ा में पड़ती है सीधी। कहाँ पड़ती है बांसवाड़ा में। और राजस्थान का उत्तरी भाग गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इन जिलों में क्या है तिरछी पड़ती है। सबसे तिरछी कहाँ पड़ती है गंगानगर में। और सबसे सीधी कहाँ पड़ती है जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है जिला बांसवाड़ा, उसमें वहाँ क्या है सबसे सीधी पड़ती है। इस हिसाब से ऑप्शन है अपना रहेगा सी। 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती है, तो कहाँ पड़ती है बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। ऑप्शन है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन बी है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 दक्षिण अक्षांश। ऑप्शन सी है 23 डिग्री 30 उत्तरी से 30 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ऑप्शन डी है 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण से 30 डिग्री 12 दक्षिण। तो क्या पूछ रहा है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। उस हिसाब से होगा क्या होगा 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है उत्तरी अक्षांश है। कितना है उत्तरी अक्षांश। इस हिसाब से अपना ऑप्शन रहेगा एक। ऑप्शन रहेगा एक है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। अगला है कि जिले में जून माह में सूर्य की किरण सीधी या लंबवत पड़ती है। वही है पहले क्वेश्चन आया था यही। तो जहाँ कर्क रेखा जिन जिलों से गुजरती है उनमें सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है। और कर्क रेखा से जिनकी दूरी सर्वाधिक है उनमें क्या पड़ती है जून के महीने में तिरछी पड़ती है। तो बांसवाड़ा में क्या पड़ती है लंबवत या सीधी पड़ती है। उस हिसाब से ऑप्शन है बी सही है। अगला क्वेश्चन है अपना राजस्थान के पूर्व पश्चिम और दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है। तो पहले बता रखा है 869 है वो राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार है। और 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। उस हिसाब से होगा 869 में से 826 जाने पे 43 पीछे बचते हैं कितने 43। तो कितने है 43 किलोमीटर का अंतर है वो राजस्थान के पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण विस्तार में कितना है अंतर है 43 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कम है, पूर्व पश्चिम विस्तार सर्वाधिक है। ये राजस्थान का उत्तरी गांव है वो कोणा गांव है गंगानगर में। गंगानगर जिले में कोणा गांव है। दक्षिणी गांव है वो कुशलगढ़, बोरखेड़ा। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है, कुशलगढ़ तहसील में है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा ये कितना है ये तो है 826 किलोमीटर। कितना है 826 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम। यहाँ है सिलान, ये है धौलपुर का। सिलान है वो धौलपुर का है, पूर्वी बिंदु है क्या है
पूर्वी बिंदु राजस्थान का, और राजस्थान का पश्चिम बिंदु है वो सम जैसलमेर है। क्या है? सम जैसलमेर। तो इनकी कितनी है पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो कितनी है? 869 किलोमीटर। तो इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर रहेगा राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण विस्तार है 826 किलोमीटर। ऑप्शन ए है वो अपना सही रहेगा। कितना है? 826 किलोमीटर है। अगला है कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है। अपने PYQ सीरीज का जब प्रथम वीडियो शुरू किया था उसमें ही कर्क रेखा से संबंधित आया था, उस टाइम बताया था। ये मतलब अलग अलग परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए उस हिसाब से मतलब किसी में पूछ लेता है कि कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग में स्थित किस भाग से गुजरती है, किसी में पूछता है कि जिले से गुजरती है, और किसी क्यूज मतलब एग्जाम में पूछ लेता है राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है। मतलब कर्क रेखा से रिलेटेड अलग अलग फैक्ट है। तो इसमें क्या पूछा? कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है उसका नाम क्या है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा डूंगरपुर। बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, और डूंगरपुर का चीखली गांव है उसको नाम मात्र स्पर्श करती हो, और राजस्थान में 26 किलोमीटर लंबाई है। कितनी है? 26 किलोमीटर। अगला है विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम गोलार्ध, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, और ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम गोलार्ध। तो राजस्थान है वो विश्व में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में किस में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के बारे में कौन सा कथन है सत्य है? राजस्थान के बारे में सत्य कथन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है, ऑप्शन बी है इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है, और ऑप्शन सी है इसका स्थलीय सीमा 6,920 किलोमीटर है, और ऑप्शन डी है इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किलोमीटर है। तो पूछ क्या रहा है इसमें? कथन कौन सा कथन है वो सत्य है? कौन सा कथन है सत्य वो पूछ रहा है। तो अपना इसमें होगा इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है, ये सही है। और राजस्थान का आकार है वो विषम कोण चतुर्भुज मतलब पतंगाकार है। क्या है? पतंगाकार है। एक भूगोल वेता हुए टी एस हैंडले उन्होंने ये राजस्थान के आकार का प्रकार बताया कि राजस्थान विषम कोणीय चतुर्भुज प्रकार का है। अगला है इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 ना होकर कितना है? 826 है। कितना है? 826 किलोमीटर है। मतलब ये फैक्ट हर एग्जाम में जिसमें ज्योग्राफी टॉपिक दे रखा है उसमें हर में पूछ रहे थे, मतलब कंफ्यूज करने के पूछ रहे हैं कि 869 उत्तर से दक्षिण है वो 869 है, मतलब राजस्थान उत्तर से दक्षिण है उसका विस्तार 826 है वो कम है, और पूर्व से पश्चिम है चौड़ाई ज्यादा है। चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर है। और जो राजस्थान की लंबाई है उत्तर से दक्षिण वो कितनी है? 826 किलोमीटर। तो ये फैक्ट है, मतलब आप कंठस्थ कर लो कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम कितनी है? 869 किलोमीटर। अगला है इसकी स्थलीय सीमा 6,920 किलोमीटर है। ये भी रॉन्ग है। कितनी है? 6,020 नहीं होकर के कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। 5,920 किलोमीटर है। उसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो कितनी है? 1,070 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो कितनी है? सीमा है वो 1,070 किलोमीटर है। तो उस हिसाब से ये भी गलत है। अगला है इसका क्षेत्रफल 3,42,000। आगे ये गलत लिख दिया, 239 लिखना था, उस जगह इसने क्या लिखा है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर लिखना था, इसने लिखा 3,42,329 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी कथन गलत है। उस हिसाब से सही एक ही है कि इसका आधार इसका आकार है। इसमें क्या लिखा? ये आकार आकार कर देना, ठीक है। इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये एक है सही है। तो इस हिसाब से होगा इसका इसका आंसर होगा ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए कथन है सही है वो, ये ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार है में अंतर पूछ रहा है। वही है 43 किलोमीटर है। कितना है? 43 किलोमीटर। अगला फैक्ट है अपना राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ऑप्शन है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 दक्षिण। ये यहाँ दक्षिण दक्षिण काट दो, और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। यहाँ भी उत्तर होगा और यहाँ भी उत्तर होगा। बाकी जहाँ यहाँ उत्तर दक्षिण 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 नहीं होगा। तो ऑप्शन बी 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट होगा। कितना है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो 60 डिग्री 9 मिनट है। कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट। क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है
तालिका एक में भौतिक आकृति दे रखी है, तालिका दो में क्या है, स्थान दे रखे। तो सुमिलित कीजिए नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयनित कीजिए, इनको सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का। तो जयगढ़ है वो कहाँ है, जयगढ़ है जयपुर में, कहाँ है, जयगढ़ होगा जयपुर में। त्रिकुट पहाड़ी है वो जैसलमेर में है। और लसाड़िया का पठार है वो जयसमंद झील के पूर्वी भाग में स्थित है। और रघुनाथगढ़ है वो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, सीकर में। कितनी है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। अरावली के उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, रघुनाथगढ़ है। तो इस हिसाब से होगा जयगढ़ जयपुर ए के साथ 3, और त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर बी के साथ 4, लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में उदयपुर में है, और रघुनाथगढ़ है सीकर में। तो इस हिसाब से ऑप्शन है अपना सी रहेगा, ऑप्शन है सी रहेगा। एक है त्रिकुट पर्वत है, त्रिकुट पर्वत करौली में, कहाँ है त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट है पर्वत है वो कहाँ है, करौली में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की शिखर, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरावली के शिखर है, इनको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले गुरु शिखर की 1722 मीटर, उसके बाद शेर की है 1597 मीटर, उसके बाद है दिलवाड़ा की 1442 मीटर, और उसके बाद है असलगढ़ की 1380 मीटर। 1380 मीटर है, 1380 मीटर। और उसके बाद है कुंभलगढ़ की कितनी है, 1224, 1224 मीटर। तो इस हिसाब से अपना रहेगा, पहले में ए ए के बाद में डी, ए के बाद में डी, डी के बाद में बी, डी के बाद में बी, ए डी, डी के बाद में ई रहेगा, क्या रहेगा, ई रहेगा। सबसे बड़ी है गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद में है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के बाद में है, अरे सबसे बड़ी है गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद में शेर, और शेर के बाद में है दिलवाड़ा, और दिलवाड़ा के बाद में असलगढ़, और असलगढ़ के बाद में सबसे छोटी कौन सी है, कुंभलगढ़। उस हिसाब से होगा ADEBC, ADEBC, ये होगा ऑप्शन है अपना डी सही, क्या है, डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची ए को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों से सही जानकारी चुनिए। तो क्या है, ऑप्शन एक तरफ दे रखे पर्वत, दूसरी तरफ उनके स्थान दे रखे। जैसे डोरा पर्वत कहाँ है, डोरा पर्वत है जालोर में, डोरा पर्वत कहाँ है, जालोर में। कमली घाट, कमली घाट है वो कहाँ है, कमली घाट है राजसमंद, और है राजसमंद में आमेट, आमेट और है मारवाड़ जंक्शन पाली के बीच में। तो इस हिसाब से होगा बी के साथ में 3, बी के साथ में 3। हर्ष की पहाड़ियाँ है सीकर में है, तो एक होगा। और अगला है हाथी नाल दर्रा है वो कहाँ है, उदयपुर में। तो इस हिसाब से 2 होगा। तो क्या है, ए के साथ 4, ए के साथ 4, बी के साथ 3, बी के साथ 3, सी के साथ 2, सी के साथ 1 होगा, तो सी के साथ 1 इसमें है। और हाथी नाल उदयपुर में, तो इसमें होगा। तो ऑप्शन क्या है अपना, ये होगा। डोरा पर्वत जालोर में है, कमली घाट है वो राजसमंद में है, हर्ष की पहाड़ियाँ वो है वो कहाँ है, सीकर में है। और हाथीनाल दर्रा कहाँ है अपना, उदयपुर में, हाथीनाल दर्रा उदयपुर में। इस हिसाब से ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को बरखान कहते हैं। ये पवन पवन से निर्मित होते हैं, मरुस्थल में जो पवन से निर्मित होते हैं उसे बरखान कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसमें है ए में ओसिया जोधपुर, बी भालेरी चूरू, सी देशनोक बीकानेर, ऑप्शन डी है दाता रामगढ़ सीकर। मतलब इन किन किन स्थानों में बरकान पश्चिम राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये पूछ रहा है। तो जैसे ओसिया जोधपुर में पाए जाते हैं, भालेरी चूरू में पाए जाते हैं, देशनोक बीकानेर में पाए जाते हैं। सीकर के दाता रामगढ़ में नहीं पाए जाते हैं, दाता रामगढ़ में नहीं पाए जाते हैं। तो क्या है,
कूट का चयन करना, तो उस हिसाब से होगा ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी इसका सही है, ए बी और सी सही है। सीकर में मुख्यतः मेंथा नदी का क्षेत्र है, आंतरिक मेंथा नदी क्षेत्र है, उसमें बालू का स्तूप है। मतलब सीकर में उसमें ये चंद्राकार बालू के स्तूप पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ दाता रामगढ़ में नहीं पाए जाते। मेंथा नदी क्षेत्र में ये बालू का स्तूप है पाए जाते हैं, चंद्राकार बालू को बरखान है ना, वो मेंथा नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उस हिसाब से ए बी सी 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विद्यन कगार किस क्षेत्र में पाया जाता है? राजस्थान में विद्यन कगार किस क्षेत्र में पाया जाता है? राजस्थान के हाड़ौती के पठार में, जो मालवा के पठार का हिस्सा है उस क्षेत्र में विद्यन कगार पाया जाता। तो उस हिसाब से होगा जो हाड़ौती में आने वाले जिले है वहाँ का क्या पाया जाता, विद्यन कगार है क्षेत्र पाया जाता। तो इस हिसाब से होगा अपना आंसर है ए कोटा और झालावाड़ क्षेत्र, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र। कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में क्या है, विद्यन कगार की क्षेत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित स्थानों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूटों से कीजिए। नीचे दिए गए कूटों का सही चयन गणाओ। तो कथन 1 है, बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। ऑप्शन बी है, उत्कात इस्लाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। ऑप्शन कमेंट 3 है कि रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का स्रोत सीकर है। तो इसमें क्या है, सही उत्तर का चयन करना है। तो इस हिसाब से होगा कि बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है, नहीं है। उत्कात इस्लाकत भूमि चंबल बेसिन में मिलती है, बिल्कुल मिलती है। और रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की स्रोत सीकर है, बिल्कुल है। तो इस हिसाब से 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, वो ऑप्शन है सी है। तो ये बोराट का पठार, ये बोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के मध्य का है। बोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ राजसमंद से, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य है। राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य है, गोगुंदा उदयपुर के मध्य है। तो इस हिसाब से अपना कमेंट एक गलत है और बाकी सही है कि मध्य है, मध्य है। तो इस हिसाब से क्या रहेगा, 2 और 3 है वो सही है, बाकी ऑप्शन 1 है वो गलत है। इसमें क्या दे रखा है, कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। तो कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य है। कुंभलगढ़ में राणा प्रताप का जन्म हुआ था और गोगुंदा में उनका प्रथम राज्याभिषेक 1572 में हुआ था। ये पहले भी मैंने वीडियो में बताया और ये दोबारा बता रहा हूँ कि बोराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मुकुंदरा की पहाड़ी हिस्सा है। राजस्थान की मुकुंदरा की पहाड़ी हिस्सा है, किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है। ऑप्शन बी है विद्यन की पहाड़ियों का हिस्सा है। ऑप्शन सी है सतपुड़ा की पहाड़ियों का हिस्सा है। ऑप्शन डी है मैदानी का हिस्सा है। तो इसमें होगा कि राजस्थान मुकुंदरा की पहाड़ियाँ विद्यन पहाड़ियों का हिस्सा है और विद्यन की पहाड़ियाँ किस में है, ये मालवा पठार का हिस्सा है, मालवा पठार का हिस्सा है। और मालवा पठार का हिस्सा है राजस्थान के हाड़ौती भूभाग में आया पाया जाए। राजस्थान में हाड़ौती के पठार से संबंधित है, हाड़ौती पठार से संबंधित है, हाड़ौती पठार से संबंधित है। विद्यन की पहाड़ियाँ मालवा पठार का हिस्सा है, हाड़ौती के पठार से भी संबंधित है। तो इस हिसाब से होगा मुकुंदरा की पहाड़ियाँ विद्यन की पहाड़ियों में पाई जाती है। कहाँ है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ विद्यन की पहाड़ियों का भाग है या हिस्सा है। अगला है, राजस्थान में विद्यन कगार क्षेत्र, विद्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? ऑप्शन ए है ग्रेनाइट से निर्मित है। ऑप्शन बी है क्वार्टरजाइट से निर्मित है। ऑप्शन सी है बालू का पत्थर और ऑप्शन सी है बेसाल्ट। तो जो विद्यन कगार भूमि है, विद्यन कगार भूमि है वो किससे निर्मित है? तो किससे है, वो बालू का पत्थरों से निर्मित है। किससे है, बालू का पत्थरों से निर्मित है। तो इस हिसाब से ऑप्शन अपना सी रहेगा। अगला है, राजस्थान में बांगड़ प्रदेश R.L. सिंह द्वारा वर्णित के की भौगोलिक प्रकृति कैसी है? राजस्थान में बांगड़ प्रदेश, बांगड़ प्रदेश है वो अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र में भाग है, जो मतलब अनउपजाऊ क्षेत्र को बांगड़ प्रदेश कहते हैं। तो इस हिसाब से ये क्या है, अर्धमरुस्थलीय भाग है बांगड़ प्रदेश, बांगड़। और बांगड़ है वो क्या है, अर्धमरुस्थलीय भू का, अर्धमरुस्थलीय भूमि का भाग है, अर्धमरुस्थलीय भूमि का भाग है। अगला क्वेश्चन है, उच्चावच की दृष्टि से हाड़ौती का पठार किसका भाग है? उच्चावच की दृष्टि से हाड़ौती का पठार किसका भाग है? ऑप्शन ए है विद्यन प्रदेश का। ऑप्शन बी है मालवी पठार का उत्तरी भाग है। ऑप्शन सी है अरावली का पर्वतीय
पद्य क्षेत्र ऑप्शन डी है माई बेसिन है। तो उच्चावच की दृष्टि से हाड़ौती का पठार मालवा पठार का उत्तरी भाग है। क्या है? मालवा पठार का उत्तरी भाग है। मालवा पठार का क्या है? उत्तरी भाग है। ये मालवा का पठार है ना, विंध्यन प्रदेश और हाड़ौती के पठार उसी के भाग है। तो इस हिसाब से होगा उच्चावच की दृष्टि से क्या होगा? मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। क्या है? उच्चावच की दृष्टि से हाड़ौती का पठार मालवा पठार का उत्तरी भाग है। अगला क्वेश्चन है, बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौगोलिक प्रदेश में पाई जाती है? किस भौतिक प्रदेश या किस भौगोलिक प्रदेश में संबंधित है? तो बरखान है वो पठारी प्रदेश में है, ऑप्शन बी तटीय प्रदेश में, सी है मरुस्थलीय प्रदेश में, डी है पर्वतीय। तो बरखान है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को बरखान कहते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश में। तो ऑप्शन है सी सही रहेगा अपना। क्या रहेगा? ऑप्शन सी मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है क्या? बरखान। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां है? तो पहले पढ़ चुका है, हाड़ौती के पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियां है, जो मालवा के पठार और विंध्यन भूमि का भाग है, जो मालवा के पठार और विंध्यन भूमि का भाग है। अगला क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल में डाहण के नाम से कौन जाना जाता है? डाहण के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए है नकलिस्तान, ऑप्शन बी है चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त, ऑप्शन सी है उस्तृत बेसिन, ऑप्शन डी है मरुस्थल में पलाय। तो क्या है डाहण? बारिश के समय में जो अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप में पानी इकट्ठा हो जाता है, उनसे डाहण निर्मित होती है, मतलब पलाया झील निर्मित होती है, उसे क्या कहते हैं? डाहण कहते हैं। तो जो चंद्राकार बालू के स्तूप में बारिश के समय पानी इकट्ठा होता है और जैसे ही बारिश का मौसम चला जाता है तो वो पानी सूख जाता है, तो चंद्राकार बालू के स्तूप में गर्त पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डाहण कहते हैं। टाट कहते हैं इन्हें, टाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाट। तो इस हिसाब से ऑप्शन है बी सही रहेगा, थार के मरुस्थल में डाहण के नाम से कौन जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, तो ध्यान रखने की एकदम ध्यान से करना है। प्रथम ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, और दूसरी ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर कितनी है? 1727 या 22 मीटर होती है, और दूसरी है वो शेरगढ़ कितनी है? 1597 मीटर। तो इस हिसाब से अपना क्या रहेगा? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो शेरगढ़ है। कौन सी है? शेरगढ़ है। अगला है, राज्य में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? क्या है? राज्य में सबसे ऊंचा पठार है कौन सा है? तो ऑप्शन ए उड़िया का पठार है, ऑप्शन बी है भोराट का पठार, ऑप्शन सी है मालखेत की पठार, ऑप्शन डी है मेसा का पठार। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है? उड़िया का पठार है। कौन सा है? उड़िया का पठार। कितना है? जैसे माउंट आबू में स्थित है, माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में स्थित है, सिरोही में। और इसकी गरु शिखर 1722 है, तो इसकी कितनी है? ये है 1360 मीटर। कितना है? 1360 मीटर ऊंचा है। तो इस हिसाब से अपना रहेगा राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, माउंट आबू सिरोही में है, 1360 मीटर ऊंचा है। अगला है, चित्तौड़गढ़ का किला जिस पठार पर निर्मित है वह है? चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर निर्मित है? उस पठार का नाम बताना अपने को। ऑप्शन ए है मेसा का पठार, ऑप्शन बी है भोराट का पठार, ऑप्शन सी है मालखेड़ का पठार, ऑप्शन डी है लसाड़िया का पठार। तो चित्तौड़गढ़ किले का पठार है वो मेसा के पठार पर निर्मित है। किसके? मेसा के पठार पे। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन है ए रहेगा। क्या है? ए रहेगा। जयसमंद झील के पूर्वी भाग में पाया जाता लसाड़िया का पठार है, भोराट का पठार पहले पढ़ा चुके हैं, और मालखेत का पठार क्या है? मालखेत का पठार भीलवाड़ा में होगा। कुगरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? कुगरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है उदयपुर में, ऑप्शन बी है सिरोही में, ऑप्शन सी है अजमेर में, और ऑप्शन डी है चित्तौड़गढ़ में। कुगरा की पहाड़ियाँ है वो है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। तो ऑप्शन है अपना सी रहेगा। अगला है, राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर 1722 के निकट कौन सा पठार स्थित है? 1722 गुरु शिखर की ऊंचाई दे रखी है, इसके निकट कौन सा पठार है? तो अपन ने पहले भी पढ़ा था कि उड़िया का पठार है वो गुरु शिखर से नीचे स्थित है, 1360 मीटर ऊंचा है। कितना है? 1360 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है, सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से? सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से? ऑप्शन ए है राजसमंद से, ऑप्शन बी है पाली से, ऑप्शन सी है जालौर से, ऑप्शन डी है सिरोही से। तो सुंडा माता है वो जालौर में एक पर्वत है, जहाँ एक दर्शनीय स्थल है। वहां पे क्या किया गया था? राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंडा माता मंदिर पे शुरू किया गया था। राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंडा पर्वत पे जो माता मंदिर है चामुंडा का, वहां शुरू किया गया था राजस्थान का प्रथम रोपवे। राजस्थान का प्रथम रोपवे रजू मार्ग, प्रथम रोपवे दिसंबर 2006 को। कब है? दिसंबर 2006। क्या है? राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंडा पर्वत पे शुरू किया गया था।
अगला है कौन सा राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है। कौन से राज्य में क्या है, मालवा पठार का फैलाव नहीं है। तो मालवा के पठार का फैलाव राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में नहीं है। तो हाड़ौती का पठार मालवा पठार का हिस्सा है। राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में फैला है, लेकिन है महाराष्ट्र में नहीं है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या रहेगा, मालवा का पठार महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, या महाराष्ट्र मालवा के पठार का भाग नहीं है। अगला है भूरी मृदा मुख्यतः निम्न में से पाई जाती है। भूरी मृदा है वो कहाँ पाई जाती है, तो टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी और उदयपुर। तो क्या है, राजस्थान के जो बनास नदी का क्षेत्र है वहाँ भूरी मृदा पाई जाती है। कहाँ, जो बनास नदी का क्षेत्र है वहाँ अरावली के पूर्वी भाग में वहाँ भूरी मिट्टी पाई जाती है। उस हिसाब से टोंक में भी पाई जाती है, भीलवाड़ा में भी पाई जाती है, बूंदी में भी पाई जाती है और उदयपुर में भी पाई जाती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही रहेगा। 1, 2, 3 है और 4 अपने ऑप्शन है डी सही है। क्या है, इन सब जिलों में पाई जाती है। ये बनास नदी क्षेत्र अरावली के पूर्वी भाग में पाई जाती है, उस हिसाब से सभी जिलों में पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से किस जिले में प्रधानतः जलोढ़ मृदा नहीं है। निम्न में से किस जिले में प्रधानतः जलोढ़ मृदा नहीं है। ऑप्शन ए है धौलपुर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है गंगानगर, ऑप्शन डी है हनुमानगढ़। तो क्या है, राजस्थान के उत्तरी तथा पूर्वी जिलों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, लेकिन पश्चिमी जिला है बीकानेर, जहाँ कौन सी है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, ना कि जलोढ़। वहाँ क्या है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, रेतीली मृदा पाई जाती है। तो इस हिसाब से धौलपुर और उत्तरी जिलों में भी जलोढ़ मृदा की प्रधानता तो गंगानगर में पाई जाएगी और हनुमानगढ़ में भी पाई जाएगी, लेकिन बीकानेर में जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती। क्या है, जलोढ़ मृदा वो कहाँ है, बीकानेर में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। और कथन 2 है काली मिट्टी में नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में होता है परंतु कैल्शियम की कमी होती है। तो उपयुक्त कथन आलोक में निम्नलिखित विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। इसमें क्या है, कौन सा कथन सही है ये देखना है। तो काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन की क्या है, पर्याप्त मात्रा ना होकर के अलपता होती है। क्या होती है, अलपता होती है। बाकी इसमें अलपता होती है किसकी, नाइट्रोजन की अलपता होती है, और कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम ये इनकी पर्याप्तता होती है। क्या है, इनकी पर्याप्तता होती है। तो इस हिसाब से कौन सा होगा, कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। तो क्या है, ऑप्शन ए है कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। अगला है मरुस्थलीय मृदा के बारे में सबसे सबसे असत्य कथन का चयन करना। क्या है, सबसे असत्य कथन का चयन करना। ऑप्शन ए है बेर, सहजन और करौंदा मरुस्थलीय मृदा के सुधार में उत्तम माने जाते हैं। ऑप्शन बी मरुस्थलीय मृदा पूरी राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन सी मरुस्थलीय मृदा पौनों द्वारा विस्थापित हो जाती है। ऑप्शन डी उसमें उर्वरता की कमी है लेकिन अधिक लवणता बनी रहती है। उर्वरता की कमी लेकिन अधिक लवणता बनी रहती है। तो इसमें पूछ रहा है असत्य कथन। तो बेर, सहजन और करौंदा मरुस्थलीय मृदा में सुधार में उत्तम माने जाते, ये सही है। अगला है मरुस्थलीय मृदा पूरी राजस्थान में पाई जाती नहीं। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। अगला है मरुस्थलीय मृदा पवन द्वारा विस्थापित हो जाती है। तो बिल्कुल हो जाती कि मरुस्थलीय वर्षा पवन द्वारा अपरदित हो जाती है। इसमें उर्वरता की कमी होती है, मरुस्थलीय मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है लेकिन अधिक लवणता होती है, ये सही है। तो इस हिसाब से ये भी सही है, एक कथन गलत है। तो सबसे असत्य कथन है तो वो कौन सा है, ऑप्शन है बी है। कौन सा है, ऑप्शन है बी रहेगा। मरुस्थलीय मृदा पूरी राजस्थान में नहीं पाई जाकर कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान होता तो ये कमेंट सही होता। अगला है राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जलोढ़ मृदा के बारे में 3 सही कथन है, एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है यह मृदा राजस्थान के उत्तर तथा पूर्वी जिलों में पाई जाती है, और ऑप्शन बी है इसका रंग हल्का भूरा लाल और इसकी गठन बलुई दोमट होती है। ऑप्शन सी है ये एक उपजाऊ मृदा है। ऑप्शन सी है इस मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है। तो जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वह पूछ रहा है, तो होगा यह मृदा राजस्थान के उत्तर तथा पूर्वी जिलों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। उत्तरी जिले मतलब गंगानगर, हनुमानगढ़ और पूर्वी जिलों में पाई जाती है। इसका रंग हल्का भूरा लाल और इसका गठन बलुई दोमट है, तो ये भी सही है। और अगला है ये एक उपजाऊ मृदा है, तो भी ये भी सही है। इस मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है, इसमें नाइट्रोजन की अलपता होती है या
कमी होती है। क्या है? कमी होती है। इस हिसाब से ये कथन है वो असत्य है। क्या है? असत्य है। तो अपना आंसर रहेगा कि जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सा कथन सही है नहीं है, तो ये सही नहीं है। अगला है ऑप्शन ए है नीचे लेटेराइट मिट्टी के बारे में दो कथन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कथन एक में लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर के मध्य और दक्षिण भाग और राजसमंद क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन बी है लोहे आयरन की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखती है। तो इसमें नीचे दिए गए आलों को मैं निम्नलिखित विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त चुनो। तो इसमें होगा क्या है? लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर के मध्य और दक्षिण भाग में राजसमंद क्षेत्र में पाई जाती है, ये सही है। लोहे आयरन मतलब लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखती, ये भी सही है। तो इसमें क्या होगा? कथन एक और दो दोनों सत्य है। कथन एक और दो दोनों सत्य है। ऑप्शन है सी राइट है अपना। अगला क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं और उन कथनों का परीक्षण करना है। जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय मैदान में पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है ये मिट्टी नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा होती है लेकिन पोटास और लोहे तत्व की कमी होती है। तो ये कथन दोनों ही सत्य है कि जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिम भाग में ना पाई जाकर कहाँ पाई जाती है? उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा ना का होकर के कमी होती है लेकिन पोटास और लोहे तत्व की मात्रा मतलब समृद्धता होती है। उस हिसाब से ये भी असत्य है और कथन दो भी असत्य है। इस हिसाब से होगा कि कथन एक और कथन दोनों गलत है। ऑप्शन ए सही होगा अपना। कथन एक और दो दोनों ही गलत है। अगला क्वेश्चन है फास्फेट की चट्टान अधिकांश सुपर फास्फेट के निर्माण में प्रयोग की जाती है जो कि फसल फल और फूल के पोषण में प्रयोग होती है। और कथन दो है फास्फेट चट्टान मेटान करबारिया का गुरहा कहानपुर डाकन कोटरा और नीमच पहाड़ियों में स्थित है। ये सभी उदयपुर जैसलमेर इलाके के पास प्री कैम्बियन युग की अरावली संरचना है। तो इसमें पूछ क्या रहा है? इनको मतलब उपयुक्त कथन आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा होगा कि फास्फेट की चट्टानें अधिकांश सुपर फास्फेट के निर्माण में प्रयोग की जाती है जो कि फसल फल व फूल के पोषण का प्रयोग होती है, ये भी सही है। और फास्फेट की चट्टान मेटान करबारिया का गुरहा और काहनपुर डाकन कोटरा और नीमच पहाड़ी में स्थित है। ये सभी उदयपुर और जैसलमेर के इलाके के पास प्री कैम्बियन युग की अरावली संरचना है। तो ये भी सही है। तो कथन एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन बी सही है। क्या है? ऑप्शन बी सही है। अगला है लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर सिरोही राजसमंद उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के हिस्सों में पाई जाती है। ये लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन कीजिए। तो क्या है? लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर सिरोही राजसमंद उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है, तो है सत्य है। और अगला है लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, यह असत्य है। तो कथन क्या है? दो असत्य है और कथन एक सत्य है। तो इस हिसाब से कथन एक सही है, कथन दो गलत है। ऑप्शन ए सही रहेगा अपना। क्या? ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है अपना जलोढ़ जलोढ़ मृदा एलुवियल मृदा राजस्थान के उत्तरी तथा पूर्वी जिलों जैसे कि हनुमानगढ़ अलवर धौलपुर दौसा में पाई जाती है। ये मृदा पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है परंतु चूने लाइम फास्फोरस व आयरन तत्वों की कमी होती है। तो नीचे उपयुक्त में से आलोक में निम्नलिखित विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त चयन करें। तो इसमें क्या है कि जलोढ़ एलुवियल मृदा राजस्थान के उत्तर तथा पूर्वी जिलों हनुमानगढ़ अलवर धौलपुर और दौसा जिलों में पाई जाती है, ये सही है। और अगला क्वेश्चन है इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है? नहीं, नाइट्रोजन की अल्पता होती है परंतु चूना लाई फास्फोरस आयरन लोहे की कमी होती है, इसकी होती है समृद्धता होती है, इनकी समृद्धता होती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन है कथन दो असत्य रहेगा, कथन एक सत्य रहेगा। कथन एक और कथन एक सत्य है किंतु कथन दो असत्य। तो ऑप्शन अपना डी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है बांस का जंगल बैम्बू फॉरेस्ट राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? राजस्थान के दक्षिणी जिलों में बांस की खेती की जाती है। तो दक्षिणी जिले कौन सा है? बांसवाड़ा है, तो वहाँ बांस की वृक्ष पाए जाते हैं। बांसवाड़ा में बांस की अधिकता होने के कारण बांसवाड़ा भी कहा जाता है। ये भी बात प्रचलित है। कितनी सत्यता है ये तो सिर्फ भूगोल वेता ही जानते होंगे कि बांस का जंगल राजस्थान के बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। अगला है राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। राजस्थान में उप उष्ण कटिबंधीय सिर्फ माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं। तो वहाँ कौन से हैं उनमें?
धोकरा और प्लास नहीं है, खेजड़ी और बेर भी नहीं होंगे, केर थोर फाग भी नहीं होंगे, आम और नीम होंगे। कौन से होंगे? आम और नीम। आम और नीम में क्या है? उप उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाते। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए आम और नीम रहेगा, आम और नीम। अगला क्वेश्चन है उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन के बारे में असत्य कथन का चयन करें। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वत वन ओ के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए और निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना आपने को। ठीक है, ऑप्शन ए उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन केवल राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा तो ये कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है इन वनों में हरियाली स्थायी रूप से उपलब्ध रहती है। ये भी सही है कि माउंट आबू में हमेशा हरियाली रहती है। ये वन सिरोही में पाए जाते हैं जो कि राजस्थान में स्थित है। ये भी सही है, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन राजस्थान के संदर्भ में यदि बात करें तो सिरोही में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है ये वन राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। केवल पूछ रहा है, केवल के हिसाब से इसने केवल देके इसको गलत कर दिया। तो क्या है? ये कमेंट है गलत है। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, चाहे पूर्वी भारत में हो दक्षिणी भारत में हो, तो सब जगह पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में विशेषतः सिरोही में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं, लेकिन केवल राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नहीं होकर के भारत के उन सब पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं जहाँ की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय हो। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी रहेगा अपना सही। अगला क्वेश्चन है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान TOFR योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए वन क्षेत्रों में पौधारोपण बढ़ाना, ऑप्शन बी है वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली व वनस्पति आवरण बढ़ाना, ऑप्शन सी है केवल संस्थानों में पौधे लगाना, ऑप्शन डी है केवल नागरिकों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करना। TOFR वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली और वनस्पति आवरण बढ़ाना TOFR योजना का उद्देश्य। तो ऑप्शन है अपना रहेगा क्या? बी सही रहेगा। क्या है? बी सही रहेगा, वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली और वनस्पति आवरण बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टी के जंगल मतलब सागवान के शुष्क सागवान की बात कर रहा है? इसकी शुष्क सागवान की बात कर रहा है के संदर्भ में सही नहीं पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है कि सामान्यतः इन वृक्ष की ऊंचाई 9 से 13 मीटर तक होती है। ऑप्शन बी है टी की लकड़ी व्यावसायिक रूप से उपयोगी है एवं इसका प्रयोग फर्नीचर बनाने, दरवाजों की चौखट, खिड़की और गृह निर्माण में होता है। और ऑप्शन सी है ये जंगल राज्य के दक्षिण व दक्षिण पूर्वी हिस्सों में स्थित है। और ऑप्शन डी है इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा वृष्टि 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। तो क्या है कि सूखे टी के वन मतलब शुष्क सागवान के वन। तो सामान्यतः इन वृक्ष की ऊंचाई 9 से 13 मीटर होती है, ये भी सही है। टी की लकड़ी व्यावसायिक रूप से उपयोगी है, हम इसका उपयोग फर्नीचर बनाने, दरवाजों की चौखट और खिड़कियों वगैरह निर्माण में होता है, ये भी सही है। शुष्क सागवान का उपयोग ये जंगल राज्य के दक्षिण तक दक्षिण पूर्वी जिलों में पाई जाती है, ये भी सही है। अगला है इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा वृष्टि 150 से 200 सेंटीमीटर होती है, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। तो क्या है इसमें होगा? यहाँ 75 से 125 सेंटीमीटर, 75 से 125 सेंटीमीटर तक है वर्षा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी है क्या इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कत्था कौन से वृक्ष के आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? कत्था है वो कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? ये अपने फोर्थ ग्रेड में एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड तय बात है, किसी पारी में आएगा कि खेर। ऑप्शन ए है खेर, ऑप्शन बी है सैतूत, ऑप्शन सी है कुलवृक्ष, ऑप्शन डी है कुसुम का पेड़। तो खेर की साल और तन्ने को उबाल कर कत्था प्राप्त किया जाता है। खेर से क्या है? खेर के तन्ने और उसकी साल को उबाल करके खेर वृक्ष के साल व तन्ने को उबाल करके कत्था प्राप्त किया जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन है सेवण, दामन और क्राद ये क्या है? ऑप्शन ए घास के प्रकार है, ऑप्शन बी राजस्थान में चित्रकला पेंटिंग्स के रूप के प्रकार है, ऑप्शन सी है लोक नृत्य के प्रकार है, ऑप्शन डी है मरुस्थलीय मृदा है। तो सेवण, दामन और कारद क्या है? घास के प्रकार है। क्या है? घास के प्रकार। तो ऑप्शन है ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन ना होने वाले क्षेत्र का चयन कीजिए। उष्णकटिबंधीय वन ना होते उस क्षेत्र का चयन करना है। ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है माउंट आबू। तो क्या उष्णकटिबंधीय वन है? उष्णकटिबंधीय वन कहाँ ना नहीं होते हैं? तो माउंट आबू में नहीं होते हैं, माउंट आबू में नहीं होते। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी रहेगा।
यहाँ कौन से होते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं, सदाबहार। अगला है वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला वनावरण प्रतिशत उसके भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वितीय स्थान पे रहा है? तो द्वितीय स्थान पे कौन सा जिला रहा है? वन विभाग ने 2023-24 में जो राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन वनों का जारी किया था उसमें वनावरण प्रतिशत पूछ रहा है, कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पे कौन सा जिला रहा है? तो इसमें प्रथम जिला था वनावरण प्रतिशत की दृष्टि से प्रथम जिला उदयपुर था। क्या था? उदयपुर। और उसके बाद था, उदयपुर के बाद में प्रतापगढ़ था। प्रतापगढ़ के बाद में सिरोही था। क्या था? सिरोही था। और अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पूछ क्या रहा है? प्रतिवेदन की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर पूछ रहा है वनावरण प्रतिशत का, उनको भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से द्वितीय स्थान पर प्रतापगढ़। तो ऑप्शन है ए रहेगा अपना, प्रतापगढ़ क्या है? भौगोलिक क्षेत्र द्वितीय स्थान पर था। अगला है खस की अधिकतम उत्पादन राजस्थान के किस बेल्ट में होती है? खस का अधिकतम उत्पादन राजस्थान के किस बेल्ट में होता है? ऑप्शन ए कोटा, बूंदी और झालावाड़। ऑप्शन बी है धौलपुर, करौली और अलवर। ऑप्शन सी अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ऑप्शन डी है सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिले में। तो कहाँ होता है कि खस का अधिकतम उत्पादन? पूर्वी जिले सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिले में होता है। कहाँ होता है? सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिले में। अगला है निम्नलिखित में से जलवायु का प्रमुख तत्व है? निम्नलिखित में से जलवायु का प्रमुख तत्व है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन बी है पवन, तीन है तापमान और डी है बाढ़। तो क्या है जलवायु के प्रमुख तत्व है? वायुमंडलीय दाब है, पवन है, तापमान है, बाढ़ है। ये बाढ़ इसके प्रभाव में से होगा, लेकिन जलवायु का प्रमुख तत्व नहीं है। इसका क्या है? जलवायु के बाद का प्रभाव में बाढ़ आती, तो इस हिसाब से होगा एक, दो और तीन। ऑप्शन है सी सही है। क्या है? ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। नीचे क्या है? दो कथन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है। ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना वर्षा किए गुजरता, क्योंकि उसके गुजरने के मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। तो क्या है इसमें कौन से कथन सत्य और कौन सा असत्य ये है, या कौन से दोनों सत्य, ये भी अपने को बताना। जैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून में राजस्थान में वर्षा होती है, ये कथन बिल्कुल एकदम सही है। अगला है बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना वर्षा किए गुजरता है, क्योंकि उसके गुजरने के मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। ये क्वेश्चन, ये कमेंट है, कथन है वो गलत है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में वर्षा करता है और इसमें व्यवधान के रूप में भी अरावली पर्वतमाला है। तो इस हिसाब से कथन एक है सत्य है और कथन एक है सही है, और लेकिन कथन दो गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी रहेगा अपना। क्या रहेगा? ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में शरदीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है? शरदीय मानसून के संदर्भ में सही कौन सा कथन नहीं है? तो ऑप्शन ए स्थलीय उत्पत्ति के कारण हवाएं शुष्क होती है, जिनसे वर्षा प्रभावित होती है। ऑप्शन बी इस अवधि में कुछ हवाएं भूमध्य सागरीय चक्रवातों के संपर्क में आने के बाद वर्षा लाती है। ऑप्शन सी है हिमालय के उत्तर में एक अत्यधिक विकसित दबाव केंद्र सर्दियों में वर्षा को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी है समुद्र उच्च दबाव क्षेत्र में स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती है, जिससे बारिश होती है। तो क्या है शरदीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं पूछ रहा है, तो इस हिसाब से होगा क्या? समुद्री उच्च दाब क्षेत्रों में स्थलीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती है, जिनसे बारिश होती है। राजस्थान में शुष्क हवा होती चलती है, इस समय क्या है? शुष्क हवा चलती, ना कि नम हवा चलती है। इस हिसाब से ये कमेंट गलत है और ऑप्शन अपना डी रहेगा। क्या है? कौन सा कथन सत्य नहीं था? ऑप्शन है डी सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर दक्षिण पूर्वी कोटा, बारा और झालावाड़ के लिए सही जलवायु क्षेत्र है? क्या है? औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर दक्षिण पूर्वी कोटा, बारा एवं झालावाड़ के लिए सही जलवायु क्षेत्र की पहचान करें। ऑप्शन ए अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र, ऑप्शन बी है शुष्क जलवायु, ऑप्शन सी है उप आर्द्र और ऑप्शन डी है अत्यंत आर्द्र जलवायु। तो दक्षिण पूर्वी कोटा, बारा और झालावाड़ में अत्यंत आर्द्र जलवायु। क्या है? अत्यंत आर्द्र जलवायु। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 0 से 20 सेंटीमीटर औसत वर्षा के साथ शुष्क जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है चूरू हनुमानगढ़, ऑप्शन बी है जैसलमेर अनूपगढ़, ऑप्शन सी है अलवर जयपुर, ऑप्शन डी है भरतपुर और कोटा। तो क्या है 0 से 20 सेंटीमीटर औसत वर्षा राजस्थान के उत्तरी भूभाग, जैसलमेर और
अनूपगढ़ है, हनुमानगढ़ का अनूपगढ़ है, हनुमानगढ़ में नहीं, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में। हाँ, श्रीगंगानगर में। तो वहाँ क्या है, उनका शुष्क जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जैसलमेर और अनूपगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है, मतलब ठंडा तापमान दर्ज जून महीने में किया जाता है, वो कौन सा जिला है? ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है सिरोही, ऑप्शन सी है झालावाड़, ऑप्शन डी है गंगानगर। तो सिरोही में है वो, जून में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है, सिरोही में न्यूनतम तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे सूखा हुआ जिला कौन सा है? राजस्थान में सबसे सूखा हुआ जिला कौन सा है, मतलब सूखा प्रभावित जिला होगा कौन सा राजस्थान में, जहाँ बारिश सबसे कम होती है वो सूखा जिला कहलाएगा, तो वो होगा ऑप्शन डी जालोर। कौन सा, अरे जैसलमेर, कौन सा होगा? जैसलमेर, ऑप्शन डी में जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, मावट वर्षा है, मावट वर्षा है, ऑप्शन ए है ग्रीष्मकालीन वर्षा है, ऑप्शन बी है शरद ऋतु वर्षा है, ऑप्शन सी है शीतकालीन वर्षा है, ऑप्शन डी है मानसून पूर्व वर्षा। तो जो दिसंबर से जनवरी फरवरी तक जो बारिश होती है वो शरद ऋतु वर्षा कहलाती है, वो मावट होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, भूमध्य सागरीय पशु पवनों के कारण, भूमध्य सागर से ये मावट उत्पन्न होता है। तो इस हिसाब से शरद ऋतु वर्षा है, क्या है? शरद ऋतु वर्षा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की गई थी? राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए है 2018, ऑप्शन बी है 2021, ऑप्शन सी है 2010 और ऑप्शन डी है 2023। तो राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत 2023 में की थी। कब की थी? 2023 में। इस हिसाब से ऑप्शन डी होगा अपना, क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जिलों का समय को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए? क्या पूछ रहा है? औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे पहले कम, उससे बाद उससे ज्यादा, उससे बाद में उससे भी ज्यादा। तो इस हिसाब से होगा, क्या होगा? कम किस में होती है? जोधपुर में, जोधपुर के बाद में राजसमंद में उससे ज्यादा होती है। आरोही क्रम में पूछ रहा है, और सबसे ज्यादा उदयपुर में होती है, बढ़ते क्रम में। ये रहेगा, क्या रहेगा? ये जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर, जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर। तो ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी कहाँ से निकलती है, वह स्थल कहलाता है? ऑप्शन ए है भोराट का मठ, क्या है? ऑप्शन बी है नागपाड़, ऑप्शन सी है मिंडा और ऑप्शन डी है जनापाव की पहाड़ी। क्या है? बनास निकलती है वो भोराट के मठ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? भोराट के मठ से। और राजस्थान में सबसे, मतलब राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः लंबी नदी वो कौन सी है? बनास नदी। इस हिसाब से इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए भोराट का मठ। क्या है? भोराट का मठ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन बड़ा गहरा है, फोर्थ ग्रेड के लेवल का नहीं है, फिर भी हमने मजबूरी में डाल दिया, तब पढ़ाना पड़ रहा है, तो हम पढ़ा रहे हैं आपको। हाँ देख लेना, ऊपरी दृष्टि से देख लेना, लेकिन क्वेश्चन बहुत गहरा है। कि राजस्थान में एक नदी है, ये ऋषभ देव के निकट बीसा मेड़ा से उद्गमित होती है, और गोमती और सारणी इसकी सहायक नदियां हैं। तो वैसे तो देखे तो बीसा मेड़ा से उद्गमित होती है, ये तो नॉर्मल तथ्य है। बीच में ये गोमती और सारणी सहायक नदियां दे रखी है ना, ये मतलब इसको काफी डीप बना रही, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा सोम नदी। कौन सी? सोम नदी, ऑप्शन ए। सोम नदी कहाँ से निकलती है? ऋषभ देव के निकट बीसा मेड़ा से उद्गमित होती है, और इसकी गोमती और सारणी इसकी सहायक नदियां। तो ऑप्शन है ए सही है। अगला है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी अपातंत्र से संबंधित नहीं? पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है कौन सा बंगाल की खाड़ी अपातंत्र से नहीं है। ऑप्शन ए है बनास, ऑप्शन बी है बाणगंगा, ऑप्शन सी है चंबल, ऑप्शन डी है लूणी। तो क्या है, जो राजस्थान में पूर्वी क्षेत्र में जो नदियां बहती है वो बंगाल खाड़ी का अपातंत्र से संबंधित है, और जो लूणी है
वो अपना जल कहाँ उड़ेलती है, कच्छ के रण में उड़ेलती है, और कच्छ का रण है वो अरब सागर का भाग है। कहाँ है? कच्छ का रण अरब सागर अपातंत्र का भाग है। किसका है? अरब सागर अपातंत्र का भाग है। अपातंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गांधी सागर बांध है किस नदी पर? राजस्थान में गांधी सागर चंबल नदी पे है। ये राजस्थान में गांधी सागर राजस्थान में नहीं है, ये है एमपी में। कहाँ है गांधी सागर बांध? कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी पे बना पहला बांध है। राजस्थान में गांधी सागर नहीं है, ये क्या है? गांधी सागर है, मध्य प्रदेश में है। तो इस हिसाब से होगा किस नदी पे? चंबल नदी पर बना हुआ पहला बांध है। कौन सा है पहला बांध? अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी जो वर्ष में 12 महीने तक बहती है, मतलब वर्ष भर चलने वाली कौन सी नदी है? तो एक ही नदी है, चंबल है, वो वर्ष भर चलती है। कौन सी? चंबल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक व पुराण काल से संबंधित है? कौन सी नदी एक वैदिक है, पुराण काल से संबंधित? ऑप्शन ए है माई, ऑप्शन बी है बाणगंगा, ऑप्शन सी है लूणी, और ऑप्शन डी है सरस्वती। तो कौन सी नदी है? वो है वो सरस्वती नदी है, जिसे घग्गर नदी भी कहा जाता है। वर्तमान में क्या कहा जाता है? घग्गर नदी। और इसका पानी कभी कभी उफान पे होता है तो पाकिस्तान फोर्ट अब्बास तक भी चला जाता है। वहां पे इसे क्या कहते हैं? अकरा कहते हैं। इसके बहाव से तो क्या कहते हैं? अकरा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध है? किस नदी पर है मेजा बांध है? मेजा बांध कोठारी नदी पे है, भीलवाड़ा में स्थित है। मेजा बांध कहाँ है? कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूची ए को सूची दो के साथ है सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये क्या है? उदयपुर में है सोम तथा जाकम। बूंदी के साथ है, बूंदी में कुराल। भरतपुर में है गंभीरी और पार्वती। और अलवर में है साबी और रूपरेला। ए के साथ 3, ए के साथ 3, बी के साथ 4, बी के साथ 4, डी के साथ 2, सी के साथ है 2, और डी के साथ है 1। तो इसमें क्या होगा? उदयपुर में है वो सोम में जाकम है, बूंदी में कुराल है, और भरतपुर में है वो कौन सी है? भरतपुर में गंभीरी और पार्वती। अलवर में वो कौन सी है? साबी और रूपरेल। क्या है? साबी और रूपरेल। अगला क्वेश्चन है, अंत अपातंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? अंत अपातंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है कार्ली, ऑप्शन बी है साबी, ऑप्शन सी है सुकई, ऑप्शन डी है कागनी। तो क्या है? तीन नदियां अंत अपातंत्र का भाग है लेकिन एक नहीं है। तो क्या है? सु, सुकई या सुगड़ी नदी, ये लूनी की सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदी है, सहायक नदी है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जिले जहाँ सपन का मैदान विस्तृत। राजस्थान के वे जिले हैं जहाँ सपन का मैदान है। ऑप्शन ए उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ऑप्शन सी है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, और ऑप्शन डी है उदयपुर, डूंगरपुर और राजसमंद। तो सपन का मैदान कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। तो ये होगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, और कहाँ है? चित्तौड़गढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में माई नदी का बेसिन सपन का मैदान कहलाता है। माई नदी का बेसिन क्या कहलाता है? सपन का मैदान। माई नदी का आवास क्षेत्र क्या कहलाता है? माई नदी का आवास क्षेत्र सपन का मैदान कहलाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन है सी सही है। क्या है? ऑप्शन सी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। अगला है, निम्नलिखित झीलों को मिलान और उनके आसपास स्थित उल्लेखनीय संरचनाओं का संदर्भ में संरचनाओं से करे। झील व उल्लेखनीय संरचना। ऑप्शन ए आना सागर झील, ये दौलत बाग और नूरजा का मेल सुमेलित ही है। तो इसमें ये क्या है? टेक्निकल टीम ने बड़ा तेज समय ध्यान नहीं दिया तो सुमेलित हो गई सभी। तो फतेह सागर झील में सहेलियों की बाड़ी और सौर वेधशाला है। और ऑप्शन सी में नक्की झील
राम जरो का टोड रॉक है, और पिसोला झील में सिटी पैलेस और गल की नटने का चबूतरा, ये सब सम्मिलित है। तो क्या है, आना सागर झील में दौलत बाग और नूरजहाँ का महल है। ऑप्शन बी में है फतेह सागर में सहेलियों की बाड़ी और सौर वेधशाला है। ऑप्शन सी में नक्की झील और है राम जरो का टोड अ, राम जरो का टोड रॉक है। और ऑप्शन डी में सिटी पैलेस में पिसोला झील में सिटी पैलेस और है गल की नटने का चबूतरा है। तो ये क्या है, सब सम्मिलित ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों का उनके निर्माणकर्ताओं से मिलान कीजिए। निर्माणकर्ताओं से मिलान करना है। पिसोला झील किसने बनाई थी? पिसोला झील बनाई थी पीसू बंजारे ने। ए के साथ है ए। बी, फतेह सागर झील किसने बनाई थी? फतेह सागर झील बनाई थी राणा जय सिंह ने। किसने बनाई थी? राणा जय सिंह ने। बी के साथ दो, अन्ना सागर झील अर्णोराज ने बनाई थी, और राजसमंद झील राणा राज सिंह ने बनाई थी। तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4। ऑप्शन बी सही है कि पिसोला झील पीसू बंजारे ने, और फतेह सागर झील राणा जय सिंह ने, और अन्ना सागर झील अर्णोराज ने, और राजसमंद झील बनाई थी राणा राज सिंह ने। ऑप्शन है बी सही है। अगला है जयसमंद। निम्नलिखित झीलों को उनके विशेषताओं से मिलान कीजिए। जयसमंद झील, जयसमंद झील को कहते हैं जलचरों की बस्ती। राजसमंद झील, राजसमंद झील के किनारे नौ चौक स्थित है। और अगला है नक्की झील, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और अगला है फतेह सागर झील, बेल्जियम निर्मित है, टेलीस्कोप है। तो जयसमंद झील जलचरों की बस्ती के लिए जानी जाती है, एक के साथ दो। राजसमंद झील नौ चौकी और नक्की झील है राजस्थान की सबसे ऊंची झील, और फतेह सागर झील है बेल्जियम निर्मित है, टेलीस्कोप। तो इस हिसाब से ऑप्शन एक रहेगा सही। क्या अपना ऑप्शन एक है सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार समंद झील और जयसागर झील क्रमशः अवस्थित है, कहाँ स्थित है? सरदार समंद झील और जयसागर झील क्रमशः कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजसमंद और अलवर में। ऑप्शन बी है पाली और नागौर। ऑप्शन सी अलवर और अजमेर। ऑप्शन डी है पाली और बूंदी। सरदार समंद है वो पाली में है, और जयसागर है वो बूंदी में है। तो इस हिसाब से ऑप्शन है डी सही रहेगा अपना। क्या ऑप्शन है डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की मीठे पानी की झील है कौन सी है? मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन ए सांबर, ऑप्शन बी पचभद्रा, ऑप्शन सी है डीडवाना, और ऑप्शन है डी है विद्यासागर झील। तो कौन सी है मीठे पानी की झील है? वो विद्यासागर झील है। कौन सी है? विद्यासागर। 5 झीलों में प्रमुख एक झील है विद्यासागर है, वो विद्यापुर की झील है। और वो क्या है? मीठे पानी की झील है। क्या है? मीठे पानी की झील है। अगला है, अजमेर में फाय सागर झील का निर्माण हुआ था। अजमेर में फाय सागर झील का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1627 में। ऑप्शन बी है 1655 में। ऑप्शन सी है 1891-92। और ऑप्शन डी है 1900 में। फॉय सागर को अब वरुण सागर कहते हैं, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। 1891-92 में निर्माण, इंजीनियर एक अंग्रेजी इंजीनियर थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो इस हिसाब से 1891-92 होगा। अगला क्वेश्चन है, अलवर के विजय सागर बांध का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? ऑप्शन ए है महाराजा विनय सिंह ने। ऑप्शन बी है महाराजा जय सिंह ने। ऑप्शन सी है महाराजा मंगल सिंह। ऑप्शन डी है महाराजा बख्तावर सिंह। तो विजय सागर बांध का निर्माण कराया था, किसने कराया था? महाराजा जय सिंह ने कराया था। 1910 में करवाया था। कब करवाया था? 1910 में विजय सागर बांध का निर्माण करवाया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? मतलब दिनों दिन संकुचित हो रहा है, वो किस झील है? कौन सी झील है? ऑप्शन ए बजाज सागर, ऑप्शन बी ताल सागर, ऑप्शन सी बाल समुद्र, ऑप्शन डी है भोपाल सागर। तो ताल सागर झील का दिनों दिन क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है। ताल सागर में ताल सागर अभयारण्य भी है, जो हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। किसके? चिंकारे काले हिरणों के लिए। निम्न में से कौन सी झील ढेबर झील के नाम से जानी जाती है? तो ये है वो जयसमंद झील है। कौन सी? जयसमंद झील है। ढेबर झील है, जयसमंद झील जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए नवलखा। नवलखा कहाँ है? नवलखा बूंदी में है। ताल सापर है वो चूरू में है। तालाब शाही धौलपुर में है। और पचपदरा है वो बाड़मेर बालोतरा में। कहाँ है? अब वर्तमान में बालोतरा में। तो इस हिसाब से ये होगा इसके साथ 3। तो ए के साथ 2, ए के साथ 2, बी के साथ 4, बी के साथ 4, सी के साथ 1 और डी के साथ 3। तो ऑप्शन है अपना ए रहेगा सही रहेगा। क्या
नवलखा बूंदी में है, तालसापर चूरू में है, और तालाब शाही धौलपुर में, और पचभद्रा है कहाँ है, बालोतरा बाड़मेर में। तो इस हिसाब से ऑप्शन है बी ए सही रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है, नहीं पूछ रहा है, सही सुमेलित है नहीं है। ऑप्शन ए चंबल राजस्थान में गुजरात से है, ऑप्शन बी माई बजाज सागर राजस्थान में गुजरात की है, ऑप्शन सी है सरदार सरोवर राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश की है, ऑप्शन डी है भागड़ा नांगल राजस्थान पंजाब है हरियाणा की है। तो इसमें क्या है, चंबल राजस्थान और गुजरात की ना होकर का कहाँ की है, राजस्थान और एमपी की, कहाँ है, राजस्थान व एमपी की, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की, कहाँ है, राजस्थान व मध्य प्रदेश की। तो ऑप्शन ए है वो सुमेलित है नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपना, सिद्धमुख नौर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होता है। सिद्धमुख नौर सिंचाई परियोजना से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। ऑप्शन ए है गंगानगर हनुमानगढ़, ऑप्शन बी है हनुमानगढ़ चूरू जिला, ऑप्शन सी है चूरू व बीकानेर, ऑप्शन डी है बीकानेर व जोधपुर जिला। तो सिद्धमुख नहर परियोजना है उनसे कौन से जिले होते हैं, कौन से होते हैं, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ नहीं होते, उनसे होते हैं हनुमानगढ़ व चूरू होते हैं। कौन से, हनुमानगढ़ व चूरू। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कमरसेन लिफ्ट कैनाल भी कहा जाता है। तो ये है वो इंदिरा गांधी नहर की मतलब लिफ्ट कैनाल है उनका नाम है। तो कौन सा है वो, कमरसेन लिफ्ट कैनाल भी कहा जाता है। तो वो होगा बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल। कौन सा है, बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जल संरक्षण में सहायक नहीं है। एक है वो जल संरक्षण में सहायक है नहीं है। ऑप्शन एक है बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, ऑप्शन बी है शुष्क कृषि तकनीक, ऑप्शन सी है वनों की कटाई, ऑप्शन डी है वर्षा जल संग्रहण। तो जल संरक्षण में सहायक नहीं है वो पूछ रहा है, तो कौन सा है, वनों की कटाई जल संरक्षण में कतई सहायक नहीं है, कतई सहायक नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपना, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में। जाखम है वो प्रतापगढ़ में है, और वहाँ जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बना है, 81 मीटर ऊंचा, 81 मीटर ऊंचा बांध है। इसमें है जाखम सिंचाई परियोजना कहाँ है, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ जिले में, कहाँ है, प्रतापगढ़ में। अगला है निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक है वो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है सावन भादो कोटा में, ऑप्शन बी है सापी बूंदी में, और ऑप्शन सी है सोम कागदर उदयपुर में, और ऑप्शन डी है भीमसागर झालावाड़ में। तो इसमें कौन सा है, एक सुमेलित नहीं पूछ रहा, तो सापी है वो बूंदी में ना होकर के कहाँ होगी, झालावाड़ में, कहाँ होगी, झालावाड़। तो ऑप्शन है बी है वो सुमेलित नहीं है। क्या है, ऑप्शन बी है वो सुमेलित नहीं है। अगला राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर का पानी का लाभ मिलता है। तो इसमें है क्या है, ए में चूरू है, चूरू में इंदिरा गांधी नहर का लाभ मिलता है, बी में जैसलमेर है, जैसलमेर में भी मिलता है, सी में जोधपुर है, जोधपुर में भी मिलता है, डी अजमेर, अजमेर मतलब इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नहीं आता। तो इस हिसाब से ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए बी और सी, ऑप्शन ए और बी सी केवल इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा अपना। क्या, ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र में अवस्थित है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए अरावली क्षेत्र, ऑप्शन बी है वो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी है शुष्क क्षेत्र, ऑप्शन डी है पश्चिम मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। तो इंदिरा गांधी नहर है वो पश्चिम मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र में कहाँ है, पश्चिम मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र में, ना कि अरे शुष्क क्षेत्र में। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी रहेगा। अगला है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को गुड़गांव नहर परियोजना से सिंचाई का लाभ मिलता है। तो होता क्या है, जब यमुना नदी मानसून के समय अपने उफान पे होती है, तब आगरा से क्या निकाली गई है, गुड़गांव नहर निकाली गई है यमुना नदी से। वो किस सिंचे, वो आगरा के से भरतपुर शहर को सिंचाई का लाभ देती है, किसको, भरतपुर शहर को। तो इस हिसाब से ये होगा भरतपुर, इसका आंसर होगा। राजस्थान निम्नलिखित किस क्षेत्र को गुड़गांव नहर परियोजना से सिंचाई का लाभ होता है, तो किससे होता है, भरतपुर से। अगला है राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है, जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है। हुआ क्या था, ये 1960 में राजस्थान और गुजरात के बीच एक समझौता हुआ था माई बजाज सागर बांध पे, माई बजाज सागर पे, राजस्थान और गुजरात का हुआ था, नहीं
हाँ, राजस्थान और गुजरात का ही हुआ था। माई बजाज सागर परियोजना पे एक समझौता हुआ था, उसके तहत राजस्थान को मतलब 100% विद्युत देगा, कितना देगा, 100% विद्युत देगा। और इसमें माई बजाज सागर में राजस्थान और गुजरात की भागीदारी है वो कितनी है, 55-45, और राजस्थान की कितनी है, 45%। और जल विद्युत में कितनी है, 7%। जल विद्युत में कितनी है, 7%। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम है जनसंख्या वाला जिला है, कौन सा है वो सबसे कम जनसंख्या। ऑप्शन ए है सिरोही, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है बूंदी और ऑप्शन डी है धौलपुर। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर है। क्या है, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात था। सबसे कम लिंगानुपात है किस जिले में था, तो किस में था, धौलपुर में था। किस में था, धौलपुर में। अगला क्वेश्चन है अपना, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला था। तो सबसे अधिक जनसंख्या थी जयपुर की, जयपुर की। उसके बाद थी जोधपुर की, उसके बाद थी अलवर की। पूछ क्या रहा है, दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, कौन सा है, जोधपुर है। कौन सा है, जोधपुर। अगला है राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार घटते हुए क्रम में आधार पर जिलों का सही क्रम कीजिए। इसमें करना क्या, सबसे पहले जिसमें ज़्यादा जनसंख्या उसको रखना है, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा है वो कोटा की है, तो कोटा है, उस कोटा को पकड़ो। कोटा की कितनी है, 77.6% है। उसके बाद किसकी है, जयपुर की है, तो कोटा के बाद है जयपुर को पकड़ना है। कोटा के बाद जयपुर, जयपुर के बाद है झुंझुनू, झुंझुनू, झुंझुनू के बाद सीकर, और सीकर के बाद है अलवर। तो इस हिसाब से होगा अपना ऑप्शन क्या, बी सही है। क्या है, बी सही है। कोटा की सर्वाधिक है, कोटा के बाद जयपुर है, जयपुर के बाद झुंझुनू, झुंझुनू उसके बाद सीकर, और सीकर के बाद अलवर है, घटते हुए क्रम में, मतलब इस हिसाब से। तो ऑप्शन है बी सही है। अगला क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिलों में लिंगानुपात सबसे अधिक है। किस एक जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है, वो है डूंगरपुर का। कितना है, 994। डूंगरपुर का लिंगानुपात सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है। तो राजस्थान के जालोर जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, तो इस हिसाब से जालोर होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो वो है जैसलमेर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक थी, तो वो किसकी थी, कोटा की। किसकी, कोटा की। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, तो वो भी जालौर है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में शहरी लिंगानुपात उच्चतम था। शहरी लिंगानुपात पूछ रहा है। ऑप्शन ए है जैसलमेर में, ऑप्शन बी है धौलपुर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी है टोंक। तो शहरी लिंगानुपात उच्चतम था वो किस में था, टोंक जिले में था। किस में था, टोंक जिले में। शहरी लिंगानुपात उच्चतम था टोंक जिले में। किस में था, टोंक में। अगला क्वेश्चन है राता नाडा हवाई अड्डा राता नाडा हवाई अड्डा अपनी सेवा उपलब्ध कराता है, किसको, जोधपुर को कराता है, जयपुर को कराता है, अरे जोधपुर को, बीकानेर को, कोटा को, या उदयपुर को। तो राता नाडा हवाई अड्डा जोधपुर में स्थित है। कहाँ है, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य है, क्या है इसका, प्रत्येक गांव में पक्की सड़क, ऑप्शन बी है ग्राम पंचायत में मुख्यालय में सीमेंट करकट की सड़कों का, ऑप्शन सी है प्रत्येक गांव में अधिक राष्ट्रीय मार्ग का, ऑप्शन डी है कच्ची सड़कों पर पक्की सड़कों में बदलना। ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य है ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट करकट की सड़कों का निर्माण है। ये किसका है, ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन है बी सही है। क्या है, ऑप्शन बी। राजस्थान राज्य में अधिकतम 76
कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है उत्तरी रेलवे, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम रेलवे, ऑप्शन सी है मध्य रेलवे, ऑप्शन डी है उत्तर मध्य रेलवे। तो उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र आता है। ऑप्शन बी सही है। क्या है? उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आता है। अगला की क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? तो राजस्थान के पूर्वी जिला है धौलपुर, तो वहां से क्या है? उत्तर दक्षिण गलियारा होकर गुजरता है। क्या है? उत्तर उत्तर दक्षिण गलियारा होकर गुजरता है। उत्तर दक्षिण गलियारा। ऑप्शन है बी सही है। क्या है? धौलपुर से गुजरता है। अगला है, जयपुर मेट्रो रेल को व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत है जयपुर मेट्रो की शुरुआत है कब हुई थी? कुल मिला के ये पूछ रहा था, तो कब हुई है? ऑप्शन एक 2011, ऑप्शन बी है 2013, ऑप्शन सी है 2015 और ऑप्शन डी है 2010। तो कब हुई थी? 2015 में शुरू हुई थी। 2015 में मानसरोवर से चांदपोड़ के मध्य जयपुर मेट्रो की शुरुआत हुई थी। अगला है, राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान किस शहर में स्थापित किया गया है? राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राज्य के किस शहर में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है कोटा और ऑप्शन डी है जोधपुर। तो जयपुर में है वो राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान है, वो कहाँ है? जयपुर में। तो ऑप्शन है ए सही है। कहाँ है? ऑप्शन है ए सही। अगला है, डबोक हवाई अड्डा कहाँ है? डबोक हवाई अड्डा को वर्तमान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी कहा जाता है। यह उदयपुर में स्थित है। कहाँ है? उदयपुर में। अगला है, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय क्या कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ है? ये है जयपुर में। कहाँ है? उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 15, NH 65, NH 71 बी है, NH 76। तो NH 71 बी है, यह सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, धौलपुर से गुजरता है शायद। अगला है, राजस्थान का पश्चिम क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ है? यह जयपुर में नहीं है। ये कहाँ है? जयपुर में नहीं है। इसको बाहर कर दो सीधा ही। राजस्थान का पश्चिम क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ है? जयपुर में नहीं है, बीकानेर में नहीं है, जोधपुर में नहीं है। कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। राजस्थान का पश्चिम क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल है वो उदयपुर में। ये याद रखना विशेषकर। अगला क्वेश्चन है, मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है। क्या है? मरु विकास कार्यक्रम परियोजना ये है केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, गैर सरकारी संगठन है, सार्वजनिक निजी भागीदारी है। तो मरु विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर 1977-78 में शुरू किया गया था, 77-78 में। और अप्रैल 1999 तक केंद्र सरकार 100% इसके वित्तीय स्थान दे रही थी, लेकिन अप्रैल 1999 के बाद में 75 अनुपात है 25 में, मतलब 75 इसका केंद्र सरकार देगी और 25% राज्य सरकार वहन करेगी। इस हिसाब से शुरुआत में यह केंद्र सरकार की थी। अगला, मरुस्थलीकरण के विस्तार के संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए है मृदा नमी का संरक्षण, ऑप्शन बी है भूमिगत जल भरण व पुनर्भरण, ऑप्शन सी है बालू का स्तूप स्थिरीकरण, ऑप्शन सी है वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। तो वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी है वो मरुस्थलीकरण के संरक्षण का सबसे उपयुक्त तकनीक है। कौन सी है? वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? पहले पढ़ा था 1977-78 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया था। अगला है, अरावली वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी? अरावली वृक्षारोपण परियोजना 1992-93 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1992 और 93 में। तो ऑप्शन जहां पहले शुरू हुई थी वो है 1992। तो ऑप्शन बी सही है। अगला है, मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण है। मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण है। ऑप्शन ए है 100%, ऑप्शन 100% राजस्थान सरकार द्वारा, ऑप्शन बी है 100% भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन सी है 75% केंद्र सरकार, 25% राजस्थान सरकार, ऑप्शन डी है 50-50 के अनुपात में दोनों सरकार द्वारा। होता क्या, 1977 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 1 अप्रैल 1999 को। ये पहले 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित थी, लेकिन अप्रैल 1999 के बाद 75% केंद्र और 25% राजस्थान सरकार वित्त पोषित कर रही है। अगला है, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी है 1967। तो मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1967 में।
अगला है मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है। मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है। ऑप्शन ए अतिचार, ऑप्शन बी है भूमि उपयोग परिवर्तन, ऑप्शन सी अलप वर्षा, ऑप्शन डी है नगरीकरण। तो मानव जनित कारक नहीं है वो कौन सा है? अलप वर्षा। वो है क्या? मानव जनित ना होकर के प्राकृतिक कारक है। क्या है? प्राकृतिक कारक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? कौन सा है वो मरुस्थलीकरण का एक है वो कारण नहीं है? ऑप्शन ए अतिचारण है, ऑप्शन बी जनसंख्या आधिक्य, ऑप्शन सी है जैविक कृषि, ऑप्शन डी है अति जुताई। तो इसमें क्या जैविक कृषि है वो मरुस्थलीकरण के कारण नहीं है। वो क्या है? जैविक कृषि मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो ऑप्शन है सी है वो सही है अपना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सम्मेलन मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है? कौन सा करता है? तो ऑप्शन ए है यूनिसेफ, ऑप्शन बी है यूएनसीसीडी, ऑप्शन सी है यूनेस्को और ऑप्शन डी है यूएनडब्ल्यूएफ। तो क्या होता है कि रियो डी जनेरियो में सम्मेलन होता है, पृथ्वी सम्मेलन। उस पर मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए थीम बनाई जाती है। उसके बाद 1993-94 में फ्रांस में एक मरुस्थलीकरण रोकने के लिए एक प्रस्ताव पास किया जाता है और 1994 के आसपास ही वो लागू होता है। और 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, मरुस्थलीकरण मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, रोकथाम दिवस। 17 जून को मरुस्थलीकरण में सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और ये क्या कौन करता है? यूएनसीसीडी करती है। क्या? मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए कार्य करता है। अगला है कौन सा मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक है नहीं है? कौन सा एक है वो मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है? ऑप्शन ए अतिचारण है, ऑप्शन बी भूमि उपयोग में परिवर्तन, ऑप्शन सी है कम वर्षा, ऑप्शन डी है शहरीकरण। तो क्या है? वर्षा, कम वर्षा, अलप वर्षा, चाहे कोई भी हो वो मानव जनित कारक नहीं होकर के क्या होता है? प्राकृतिक कारक है। तो इस हिसाब से अपना आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अपने 120 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। और आपने यदि कंटिन्यू वीडियो देखा है तो निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा मान के चलिए। और अपने ये इसी सीरीज़ का अंतिम वीडियो था। और ये 4th ग्रेड का होने के बाद आगे यदि आपका मतलब शानदार रिस्पॉन्स रहा और अपने PYQ सीरीज़ का मतलब आउटपुट ठीक ठाक रहा तो अपन PYQ सीरीज़ की वापस टॉपिक वाइज श्रृंखला करेंगे 4th ग्रेड के बाद। मतलब जितने भी जिस जिस रिलेटेड सिलेबस में दे रखे हैं उसके हिसाब से अपन टॉपिक वाइज PYQ की सीरीज चलाएंगे। और उनमें हम कोशिश क्या करेंगे कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको मतलब एक एक क्वेश्चन को रिपीट नहीं करके मतलब एक क्वेश्चन की विस्तृत व्याख्या करके आपको बताएंगे ताकि टॉपिक संबंधित है टॉप से बॉटम से लेके टॉप लेवल तक के क्वेश्चन हम शामिल करके आपको एकदम उससे रिलेटेड जो भी अवधारणा होगी उनको एकदम समझा देंगे। सभी को धन्यवाद।